देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आज किसानों के आंदोलन में अनशन की एंट्री हो गई है और बंगाल में रोज रोज अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से कौन सी मांग की है और चुनाव में दहशत का खेल खेलने की साजिश कहां फेल हो गई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून के विरोध में आज किसान अनशन पर बैठे हैं। सुबह 8 बजे से ही आंदोलनकारी किसान अनशन पर बैठे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज शाम 5 बजे तक अन्नदाता भूख हड़ताल करेंगे। हम आपको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां आज सुबह 8 बजे से ही किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। उपवास सिर्फ एक दिन का ही है। तो आपको बता दें, आज जो किसानों का अनशन हो रहा है उसमें वो एंट्री हो गई है अनशन पॉलिटिक्स की। आज किसान सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक यहां पर अनशन पर रहेंगे। धरना प्रदर्शन से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब अनशन तक पहुंच गया है। किसानों से लेकर राजनीतिक दल तक आज भूख हड़ताल करेंगे। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अनशन करेगी और लखनऊ में किसान राजनाथ सिंह के घर जाकर ज्ञापन देंगे। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस आज शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करेगी। आज किसान सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों के नेता एक दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। तय किया गया है कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, आज किसान संगठन से जुड़े लोग सभी डीसी दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जहाँ जहाँ भी वो जिस इलाके पे है, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहाँ पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहाँ पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। डीसी मुख्यालय से हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा। उसमें ये जो इशू है सारे वे इशू उसमें रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, जो लीडरशिप है, और जहाँ जहाँ हमारी नाकेबंदी है। किसान आंदोलन जोर शोर से जारी है। पंजाब के किसान तो दिल्ली में डटे ही हैं। जयपुर से भी किसानों का काफिला दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जमा हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। किसानों की नाराजगी के बीच सरकार के लिए उत्तराखंड से गुड न्यूज आई है। यूपी के बीकेयू भानु गुट के बाद अब उत्तराखंड के किसान भी किसान बिल के साथ आ गए हैं। आंदोलन पर डटे किसान कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, लेकिन सरकार बातचीत करके उन्हें मनाने और समझाने की कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तराखंड से आए किसानों के दल से मुलाकात की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पंजाब इकाई के नेताओं से मुलाकात कर चर्चा की। इन मुलाकातों के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि उत्तराखंड के किसान कृषि कानून पर सरकार के समर्थन में हैं। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। सरकार नाराज किसान संगठनों को समझाने में लगी है, लेकिन विपक्षी दल आग में घी डाल रहे हैं। बीजेपी ने ऐसे दलों की नीयत पर सवाल उठा दिया है। उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। विरोध के नाम पर विरोध अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कहीं भी कूद जाते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो
किसानों की मांग के संबंध का आंदोलन। और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, क्या सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि हम मंडी कानून को रिपील कर देंगे, हम किसानों को चकबुल से मुक्त करेंगे। सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन कई राउंड की बातचीत के बावजूद अब तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। किसान आंदोलन में कुछ गैर किसानों के घुस जाने का आरोप सरकार बार बार लगा रही है। और कल भी एक ग्रुप आंदोलन वाली जगह पहुंचा था, लेकिन वहां पर मौजूद किसानों ने उन्हें भगा दिया। कहाँ से आए, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या है नाम क्या आपका? भैया आए कहाँ से आप? नाम क्या आपका? भैया आप आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए ये तो बताओ। नाम क्या आपका? नाम मना कर दिया आपने। अच्छा, अपना नाम बताइए, नाम क्या है? दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जामिया के छात्र किसानों का समर्थन करने पहुंचे थे, लेकिन किसान संगठनों ने उन्हें लौटा दिया। सरकार बार बार किसानों के आंदोलन में गलत लोगों की घुसपैठ का आरोप लगाती है और खुद किसान नेता भी ये बात मानने लगे हैं। जाने अनजाने में कोई गलत एलिमेंट में आ जाए कि कुछ फोर्सेस में आ सकती हैं, जी आके माहौल खराब करने की कोशिश कर सकती हैं, उधर एक्शन रिएक्शन बहुत हो सकता है। पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट हमारे बीच में ना आ जाए। जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में, वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी, और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई के सबूत बार बार नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर की तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे किसान आंदोलन के बहाने देश विरोधी हरकतें की जा रही हैं। दूतावास के बाहर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया गया। अब बात बंगाल की। बंगाल में 24 घंटे के अंदर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया है। नॉर्थ 24 परगना में कार्यकर्ता की हत्या के बाद बर्धमान में भी एक शव मिला है। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। वर्धमान जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। सुखदेव प्रामाणिक नाम का ये कार्यकर्ता 2 दिन से लापता था। शव मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सियासी मौतों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 3 दिन के नॉर्थ बंगाल दौरे पर जा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर के पास ही एक तालाब में मिला है। घर वालों का आरोप है कि हत्या हुई है। बीजेपी आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रही है। मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और घर में चीख पुकार मची है। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक हिंसा की कई वारदातों के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग कर दी है। पता है कि उनकी जमीन खिसक गई तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए, और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करें। बीजेपी पूरे दल बल के साथ बंगाल में सियासी जमीन बनाने में लगी है, तो अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी लगातार चुनावी दौरे कर रही है। आज सिलीगुड़ी, 15 को जलपाईगुड़ी और 16 दिसंबर को कूच बिहार में ममता बनर्जी का कार्यक्रम है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में चल रहे डीडीसी चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की एक साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस और सेना के जॉइंट ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। पुंछ के सूरनकोट के ऊंचे इलाकों में रविवार को की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुंछ के दुर्गन पोशाना में ही ढेर कर दिया गया। पुंछ पुलिस और 16RR के जॉइंट ऑपरेशन के बाद 3 में से 2 आतंकी मारे गए। दोनों ने मौके से भागने के लिए बर्फ से ढके टेढ़े मेढ़े रास्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनने से नहीं बच पाए। बाद में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों के शवों को खाई से बाहर निकाला। चल
आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 6 मैगजीन, 1 UBGL, 5 हैंड ग्रेनेड, 300 ग्राम RDX, 2 मोबाइल और एक थोराया सेट बरामद किया गया। मारे गए साजिद और बिलाल नाम के आतंकियों का संबंध लश्कर ए तैयबा से था। इन्हें DDC चुनावों में खलल डालने के लिए भेजा गया था। सूरत में बीच सड़क पर हत्या का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मर्डर का आरोपी महज 10 मिनट के अंदर गिरफ्तार भी हो गया। एक युवक पर ताबड़तोड़ 1 मिनट में 33 वार। लोहे की रॉड से पीट पीट कर जान ले ली गई और भीड़ तमाशा देखती रही। सरेआम मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात गुजरात में सूरत के पूर्णा इलाके की है। मामला आपसी रंजिश का था। आरोपी धर्मेंद्र ने राम प्रसाद नाम के एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी। सब कुछ CCTV में कैद हो गया। राम प्रसाद भागता हुआ आया और लड़खड़ा कर सड़क के किनारे गिर गया। इसके बाद आरोपी धर्मेंद्र राम प्रसाद पर टूट पड़ा और लोहे की रॉड से 33 वार किए, जिससे मौके पर ही राम प्रसाद की मौत हो गई। जिस वक्त ये वारदात हुई वहां आसपास करीब 1 दर्जन लोग जमा थे, लेकिन किसी ने भी युवक की जान बचाने की कोशिश नहीं की और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उसका 2-3 दिन से थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा चल रहा था और उसको संदेह था कि मेरे मालिक ने मुझे मना किया है तो उसकी वजह से मुझे मना किया था। ऐसा कुछ अभी निकल आया है तपास के अंदर। वारदात के 10 मिनट के अंदर ही पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में लापरवाह सिस्टम ने एक जान ले ली है और मौत के बाद अफसरों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकारी अमले की लापरवाही का खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ रहा है। परिवार को ऐसा दुख मिला जो अब पूरी जिंदगी सालता रहेगा। अलीगढ़ की सड़क पर जल निगम ने गड्ढा खोदा था, जिसके बाद ये पता नहीं लग पा रहा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। गड्ढों से भरी इसी सड़क से कल सुबह राजीव गुप्ता दूध लेने बाइक से जा रहे थे। अचानक बाइक फिसली और राजीव गुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर धरना दिया। को ये नहीं पता कि गड्ढा है। अरे दुख जब होता है जब इनके परिवार का व्यक्ति मरेगा। पूरा परिवार, ये जनता का आम व्यक्ति मर रहा है, कोई चिंता नहीं है। राजीव गुप्ता घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद परिवार पर संकट पैदा हो गया है। मांगे ये है कि उनके यहाँ मुखिया करता धरता वही थे और अब कोई करने वाला नहीं है। उसको नौकरी मिलनी चाहिए और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए जो कि वो अपना भरण पोषण कर सके। उसके अलावा कोई नहीं था उसके यहाँ। बच्चा भी उसका बेटा 10 साल का है। जाम लगने पर सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी दोनों वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मुंबई के कोविड सेंटर्स में एक ऐसी पहल शुरू की गई है जिससे मरीजों को काफी राहत मिली है। BMC अस्पतालों में डिजिटल टैब बांट रही है ताकि मरीजों का जो डिप्रेशन है उसे दूर किया जा सके। लंबे समय से कोविड सेंटर में एडमिट कई मरीज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मरीजों की मदद के लिए BMC ने 10 कोविड सेंटरों में करीब 600 डिजिटल टैब देने का फैसला किया ताकि मरीज अपने परिवार वालों और दोस्तों से वीडियो कॉल कर सकें और उनका डिप्रेशन और अकेलापन दूर हो सके। बस कुछ नहीं, बैठी हूँ ऐसे। अभी क्या करें? चाय नाश्ता हो गया? नाश्ता कर लिया? आज टेस्ट किया? हाँ, आज सुबह हुआ ना। मुंबई के BKC में एडमिट कोरोना पॉजिटिव इस महिला ने अपनी बेटी से टैब के जरिए वीडियो कॉल की तो इनका अकेलापन कुछ कम हुआ। BKC में ऐसे करीब 200 मरीज एडमिट हैं। BKC में मरीजों के लिए 15 टैब रखे गए हैं, जिसे ऑपरेट करने के लिए 4 इंजीनियर भी तैनात हैं। इस कोविड सेंटर में कई बुजुर्ग और दूसरे मरीज हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है या उन्हें वीडियो कॉल करना नहीं आता। ऐसे मरीजों के लिए ये टैब थेरेपी बहुत कारगर साबित हो रही है। जो टैब ऑपरेट करने वाली टीम रहती है वो भी यहाँ मौजूद रहती है। वो लोगों को ले जा के फ़ोन लगाकर वीडियो कॉल करके टैब के जरिए उनसे बात करवाते हैं। कोविड सेंटर में एक मरीज ऐसा भी मिला जिसे 10 दिन ICU में रहने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। इनका कहना है कि टैब के जरिए उन्हें अपनी फैमिली 10 दिन बाद देखने को मिली। 10 दिन के बाद मैं बात करके मेरे को इतना खुशी हो रही है कि क्या बताऊँ, बयान नहीं कर सकता। कोविड सेंटर में मरीजों को डिप्रेशन से बचाने के लिए टीवी भी लगाया गया है। इसके अलावा पढ़ने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ग्वालियर में
9 साल की एक बच्ची का ऑपरेशन बेहद हैरान करने वाले तरीके से हुआ और लड़की पियानो बजाती रही और बिना बेहोश किए ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की। जिन हालातों में ये बच्ची पियानो बजा रही है वो असाधारण है। बच्ची का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा है। बच्ची पूरे होशो हवास में है और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अपने काम में जुटे हैं। 9 साल की सौम्या करीब 5.5 घंटे तक ऐसे ही पियानो बजाती रही और अंत में जब डॉक्टर बाहर निकले तो उनके चेहरे चमक रहे थे। जब आपको ऑपरेशन हो रहा था तब आपको कुछ मालूम चल रहा था? हाँ, मुझे सब मालूम था। जब पियानो बजाना आपको आता था पहले से? हाँ, मुझे आता था। कितनी देर तक आप बजाते रहे? मैं लगभग 5-6 घंटे बजाती रही। सौम्या ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी। ग्वालियर के बिरला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ। ट्यूमर ऐसी जगह पर था कि अगर ऑपरेशन बेहोशी की हालत में किया जाता तो बच्ची अपाहिज हो सकती थी। ऐसे में डॉक्टरों ने इस तरकीब से ऑपरेशन किया। नो डाउट इसमें खतरा तो था, लेकिन क्योंकि हम बच्ची होश में थी और जब हम ट्यूमर निकाल रहे थे उस समय हम उससे पियानो बजवा रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, तो और लास्ट में सब कुछ अच्छे से हो गया। सौम्या पूरी तरह स्वस्थ है। उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक दिन का उपवास शुरू कर दिया है। इस पर लेटेस्ट अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।